आज हम लोग 24 जून से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे और काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है ईरान का, यानी ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वो बने हैं इब्राहिम रईसी। ठीक है, अब ईरान के बारे में, तो ईरान का बना है इब्राहिम रईसी प्रेसिडेंट। तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान की मुद्रा को क्या कहते हैं? रियाल। ईरान की करेंसी क्या है? रियाल। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और एक और क्वेश्चन आता है कि ईरान कौन से महाद्वीप में आते हैं? हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। एक महाद्वीप में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, तो ईरान कौन से महाद्वीप में आते हैं? तो ये आते हैं एशिया महाद्वीप में, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनता है इससे कि ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? हर एक संसद का अपना अपना नाम है, तो ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका जो अपना आंसर होता है उसको टिक मारते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। अच्छी बात नहीं है। जिन्हें हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं उनमें कितनी सारी जानकारियाँ छिपी होती है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी मालूम चल जाएगा। इसलिए मैं सारे ऑप्शंस को एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो इब्राहिम रईसी कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? ईरान के। नेक्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? करेंसी क्या कहा जाता है? टका। अच्छा, बांग्लादेश कौन से महाद्वीप में है? यह भी एशिया में ही है। बांग्लादेश भी एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश का प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? कौन है प्रेसिडेंट? अब्दुल्ला हामिद। यह है बांग्लादेश का प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट और यह है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यह इक्वाडोर। इक्वाडोर इसलिए ऑप्शन में लिया हूं क्योंकि यहाँ भी फिलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। तो इक्वाडोर के बारे में देखते हैं। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्वेटा। इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्वेटा। अच्छा, इक्वाडोर की करेंसी क्या है? सुक्रे। इक्वाडोर की करेंसी क्या है? सुक्रे। और यहाँ जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तो यहाँ का राष्ट्रपति कौन बना है? गिलेर्मो लासो। इक्वाडोर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन बना है? गिलेर्मो लासो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है इजराइल। कुछ याद आया इजराइल का नाम सुनकर? अभी कुछ ही महीने पहले तो हम लोग न्यूज़ खोल के देखते थे कि कितने मिसाइल गिरे, कितने बारूद गोले फेंके गए हमास के द्वारा, कितने नेतन्याहू जी ने फेंके, देखते थे ना। तो इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूशलम। ठीक है, अच्छा, इजराइल की राजधानी तो जेरूशलम है। इजराइल की एक क्वेश्चन बनता है कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? इसकी संसद को कहते हैं नेशेट। अच्छा, सबसे रोचक बात यह है
कि अभी हाल फिलहाल में जो हमला किया था हमास के द्वारा इजराइल पे, और इजराइल में भी ताबड़तोड़ जवाब दिया उन पे हमलों का। इस घटना के बाद इजराइल में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही चेंज हो गए, दोनों ही चेंज हो गए। मार्च में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, तो इसाक हर्जोग इलेक्शन को जीत लिया और यहाँ के इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग बन गए। कौन है प्रेसिडेंट? इसाक हर्जोग, ठीक है। और इसके बाद ठीक बाद, इस युद्ध के बाद एक इजराइल का जो नेशेट है सांसद, इसमें टोटल 120 सदस्य, इन्होंने आपस में मतलब मतदान किया कि अब प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, वो 12 साल राज कर चुके थे, ठीक है। तो इसमें वोटिंग हुआ तो बेंजामिन नेतन्याहू को 59% ने सपोर्ट किया, और दूसरा पक्ष था नफ्ताली बेनेट, इन्हें 60 लोगों ने सपोर्ट किया। बाकी 1% जो था वो एब्सेंट था, संसद में उस दिन आए ही नहीं थे वोट देने। इस तरह अब इजराइल के प्रेसिडेंट कौन बने? इसाक हर्जोग। और प्राइम मिनिस्टर कौन बना? नफ्ताली बेनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन लॉफवेन अविश्वास मत हारने वाले किस देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। स्वीडन में ऐसा पहली बार हुआ है जो कोई प्रधानमंत्री अविश्वास मत प्राप्त न कर पाया हो और उसे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा हो। आपको याद होगा जब भारत में भी अपना देश भारत में भी 8वां प्रधानमंत्री बना था विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने भी अविश्वास मत घोषित करके उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। एक वर्ष भी इन्होंने शासन नहीं किया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, चलिए इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में और जान लेते हैं। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। कहाँ है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडन की करेंसी है क्रोना। ये कोरोना नहीं जो अभी चल रहा है जिसकी वजह से हम लोग मर रहे हैं, CRONA, कोरोना, ठीक है। और अभी यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री पद पे अभी कोई नहीं है। जब बनेंगे तो करंट अफेयर में आप लोगों को मैं बता दूंगा। दूसरा ऑप्शन है आर्मेनिया। ये देश से ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होते हैं। इस ऑप्शन को इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि यहाँ अभी फिलहाल में ही प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, और प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है तो किसने जीता है? निकोल पशिनियन ने यहाँ का प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। तो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन हुआ? निकोल पशिनियन। नेक्स्ट ऑप्शन है रूस। ये रूस, अमेरिका, ये सब तो काफ़ी हाईलाइटेड रहती है अपने पावर की वजह से। तो रूस के बारे में जानते हैं। अच्छा, रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी कहाँ है? कैपिटल
मॉस्को। मॉस्को। रूस की करेंसी को क्या कहते हैं? रूस की करेंसी को रूबल कहा जाता है। रूस की करेंसी को रूबल कहा जाता है। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे रूस के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेजेंट टाइम पे रूस के प्रेसिडेंट कौन है? वो है व्लादिमीर पुतिन। इन्हें वर्ल्ड का सबसे अच्छा लीडर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ। और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। इनके शासन करने के तरीकों से, इनका पब्लिक में अपना इमेज बनाने से। ये देखिए 1999 से 2008 तक रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में रहे। रशिया के संविधान में ऐसा एक कानून है कि एट ए स्ट्रेच यानी लगातार कोई भी व्यक्ति तीन बार वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं। तो 1999 से 2008 तक 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन जी। ठीक है। और उस टाइम राष्ट्रपति का शासन सिर्फ 4 साल का होता था। ठीक है। अब 2008 के लास्ट में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में ये इस पर वाद विवाद भी हुआ कि अब तीसरी बार पुतिन जी नहीं बन सकते। तो इन्होंने क्या किया, तो अपने किसी नज़दीकी आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए वहाँ के रशिया के। तो ये शासन 2008 से 2012 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है। इसके बाद क्या किया, तो 2012 में फिर चुनाव हुआ प्रेसिडेंट का। और इस बीच में ऐसे संशोधन कर दिया व्लादिमीर पुतिन जी, जो अब राष्ट्रपति का शासनकाल 6 साल का हो गया। तो 2012 में जैसे ही इलेक्शन हुआ, फिर से व्लादिमीर पुतिन जी जीत गए। तो अब 2018 तक आ गए हैं। मतलब 2018 तक इन्हीं ने एज अ प्रेसिडेंट रशिया में शासन किया। इसके बाद फिर 2018 में इलेक्शन हुआ। इसमें भी इन्होंने जीत हासिल की। अब ये 2024 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और इसी बीच इन्होंने एक और कानून को संविधान संशोधन के तहत सुधारा। और इन्होंने क्या किया, तो अब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति एट ए स्ट्रेच 3 बार नहीं बन सकते हैं प्रेसिडेंट, इनको इन्होंने संविधान संशोधन करके हटा दिया। अब देखिए 2012 से 18 से 24 2 बार तो बन गया लगातार। अब अगर नहीं हटाते तो अब व्लादिमीर पुतिन जी खड़े नहीं हो पाते इलेक्शन में। लेकिन अब इन्होंने हटा दिया तो ये फिर से 24 में इलेक्शन में खड़े होंगे। और जीतना तो इनका नामुमकिन है। जीतना तो इनका है ही, नामुमकिन नहीं है ही, क्योंकि अनुमान लगाया जाता है कि 2036 तक यही रहेंगे रशिया के प्रेसिडेंट। ठीक है। अब जब ठीक है, अब चलते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है? वॉशिंगटन। डीसी। अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। इस डीसी में पूरा का नाम क्या है डीसी का? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। पूरा नाम क्या है डीसी का? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है। अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है अभी? जे बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप को पराजित करके जो बाइडेन
अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है। अच्छा, अमेरिका की मुद्रा तो सबको मालूम ही होगा, डॉलर है। ये अगर मालूम नहीं है तो शायद अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब इतना ही काफ़ी है अमेरिका के बारे में, क्योंकि अमेरिका हाईलाइटेड रहता है। जब तक आप न्यूज़ देखते रहेंगे, आप बार बार न्यूज़ देखते रहिए, तो उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अमेरिका इतने हाईलाइटेड रहते हैं ना कि उनके बारे में आप जानते ही रहिए। बस इतना देखिए, वाशिंगटन डीसी में एक क्वेश्चन बराबर आता है कि डीसी का पूरा नाम क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? साझेदारी की है, यानी कि भारत में 5G नेटवर्क के लिए एयरटेल ने किसी के साथ साझेदारी किया है। वो कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी है TCS। ये TCS की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1 अप्रैल 1968 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1968 ईस्वी को TCS की स्थापना हुई थी टाटा समूह द्वारा। उस टाइम ये कंपनी सिर्फ अपनी कंपनी को कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो उस टाइम इसका पूरा नाम था टाटा कंप्यूटर सर्विस। लेकिन ये कंपनी इतना ग्रोथ करता गया कि आज महज 44 प्लस देशों में ये अपना सेवाएं दे रहे हैं। और एग्ज़ाम के व्यू से देखें तो इंडिया में लगभग 80% एग्ज़ाम ये TCS ही कंडक्ट कराती है। SSC की कोई भी एग्ज़ाम हो, अब TCS ही कराएगी। इसके बाद रेलवे का एग्ज़ाम TCS ही कंडक्ट कराती है। अभी फिलहाल में UPSI का एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी TCS के हाथ में ही दिया गया है। ठीक है, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? TCS का नाम बदल के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या कर दिया गया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब दूसरे ऑप्शन के बारे में देखता हूँ। दूसरा ऑप्शन है विप्रो। अच्छा, विप्रो की स्थापना कब की गई थी? 29 दिसंबर 1945 ईस्वी को विप्रो की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका फाउंडर कौन थे? MH हसम प्रेमजी। विप्रो के फाउंडर कौन थे? MH हसम प्रेमजी। 29 दिसंबर 1945 ईस्वी को विप्रो की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फोसिस। अच्छा, इन्फोसिस की स्थापना कब की गई थी? तो इन्फोसिस की स्थापना की गई थी 7 जुलाई 1981 ईस्वी को इन्फोसिस की स्थापना की गई थी। अब अगर इनमें एम्प्लॉय के व्यू से देखा जाए तो 2020 का डाटा है, इसमें 1,75,000 एम्प्लॉय थे। इन्फोसिस में 2,43,371 एम्प्लॉय थे। और इसमें TCS में 2021 का डाटा है 4,88,000 समथिंग है, कंफर्म नहीं है, 4,88,000 प्लस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक शिखर सम्मेलन हुआ है, वो किस शहर में हुआ है? तो वो हुआ है जेनेवा में। कहाँ हुआ है? जेनेवा में। जेनेवा को देख के आपको याद आना चाहिए जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ का मुख्यालय कहाँ है?
जेनेवा में ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मनीला। मनीला से आपको याद आना चाहिए ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। ठीक है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स से भी आपको कुछ याद आना चाहिए। याद आ रहा है? मैं बताता हूँ। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अच्छा, पेरिस को देख के याद आता है कुछ? पेरिस को अगर इसे देख के याद नहीं आता है तो शायद गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। इसरो का मुख्यालय पेरिस में है, और इंटरपोल का भी मुख्यालय पेरिस में है। इसरो और इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया है? 23 जून को। 23 जून को और भी डे मनाया गया है, वो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन कौन से डे मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब इधर के ऑप्शन पे भी ध्यान दें। 20 जून को कौन सा डे मनाया गया है? विश्व शरणार्थी दिवस। 20 जून को कौन सा डे मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को कौन सा डे मनाया गया है? ये तो बहुत फेमस डे है, विश्व योगा दिवस मनाया गया ना, विश्व योगा दिवस। और कोई डे याद आता है 21 जून को देख के, जो मोबाइल पे आई लव यू पापा ये भेजे थे? वही वर्ल्ड फादर डे। क्या मनाया गया था? वर्ल्ड फादर डे। एक और डे मनाया गया था 21 जून को ही, वो मनाया गया था विश्व संगीत दिवस। ठीक है, तो क्या मनाया गया था 20 जून को? विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को विश्व फादर डे, विश्व योगा डे और विश्व संगीत दिवस। 22 जून को नहीं मनाया गया था। 23 जून को क्या क्या मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अब आपको पता चल गया होगा कि जिन चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं, काट देते हैं कि इनकी जरूरत नहीं है, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, उनसे कितनी सारी जानकारियां आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी नॉलेज हो सके। और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट को पढ़ के आपको जवाब दूंगा, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो। ठीक है, आज का ये करंट अफेयर इम्पोर्टेंट था, खास करके विभिन्न देशों के बारे में जो मैंने बताया, जो नए नए प्रेसिडेंट बने हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि लोग वर्ल्ड न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आज वीडियो ये समाप्त करते हैं। इतने देर बने रहने के लिए थैंक यू।